सो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी क्लास 12th वाली। ओके, मैं किसी को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, एडमिट कर देना तुम लोग जो भी हो। कुछ डाउट अभी भी है? हमने पहले दो एक्सरसाइज क्लास 12th एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी जो है उसके हमने आई थिंक 2 क्लासेस हुए हैं, जिसमें हमने पहले दो एक्सरसाइज के डाउट्स डिस्कस किए थे, 13.1 13.2, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था। फिर हमने कल लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन जैम के देखने लगे थे। सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल भी हमने डिस्कस किया था, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिस्कस किया था। सो आगे करते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम एनसीईआरटी आज कंप्लीट कर लेंगे, बाकी आपका होमवर्क होगा। कोशिश करते हैं। सर जैम का एक क्वेश्चन था। जैम का क्या क्वेश्चन है? पढ़ो पढ़े। सर 2022 का ही है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो ना। A year is chosen at random हाँ, from the set of years 2012 to 2021. हम्म From the chosen year, a month is chosen at random, हम्म and from the chosen month, a day is chosen at random. हम्म Given that the chosen day is the 29th of month, हम्म find the conditional probability that the chosen month is February. ओके। तो आपने क्लास 12 में एनसीईआरटी पढ़ा था, मतलब क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी पढ़े थे आप? Yes, sir. तो आपको ये देख के कुछ आइडिया लग रहा है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस टॉपिक से होगा? कंडीशनल का ही है। कंडीशनल का। ये कंडीशनल में वो जो आपने कंडीशनल पढ़ा है वो सिंगल इवेंट वर्सेस सिंगल इवेंट, उसमें कोई पार्टीशंस नहीं होते हैं। आज भी जो पढ़ेंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। तो आपने बेस थ्योरम का नाम सुना है? बेस थ्योरम। हाँ, तो जो बेस थ्योरम है वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही बताती है, आपको आइडिया होगा। आज हम वही डिस्कस करेंगे। सो ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, ठीक है? हाँ, वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही बताती है। सो उसमें क्या है कि हमारे पास पार्टीशंस होते हैं। अभी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कर रहे थे, ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है। अब जो हम करेंगे वहाँ भी हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा, लेकिन कुछ इवेंट्स होंगे और वो सैम्पल स्पेस के पार्टीशंस होंगे, एंड देन उसमें से एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपको गिवन टू सम अदर। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बेस थ्योरम पे बेस्ड है। तो मैं एनसीईआरटी देखता हूँ कौन सा वाला है। सर और एक वो जो लेफ्ट वाला क्वेश्चन था जी, सर वो हो तो गया, लेकिन सर उसमें जो लॉजिक लगाया मैंने, मुझे वो खुद भी समझ में नहीं आया। हाँ, वो क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। वो जो था वो 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है उसके कॉन्सेप्ट पे है। वो सब क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन ठीक है, आप लोग अगर क्या खोल रहा हूँ, क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी कहाँ गया? तो इसके ऊपर वाला सर 203 वाला सर, ये है श्योर? नहीं लग तो रहा है सर। नहीं, 203। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ये। नहीं हाँ, वो देखना पड़ेगा। 20 कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा, मैं सर्च कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये रहा 207, ये होगा 7th चैप्टर। 7 जो है वो 7th चैप्टर है। हाँ, वो 7th चैप्टर है ना एनसीईआरटी में, इसीलिए। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही, बस थोड़ा सा वो होगा। ओके, ठीक है। लेफ्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लेफ्ट वाला क्वेश्चन क्लास 11th के एनसीईआरटी बेस्ड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली।
उसमें कुछ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। जो 11th में आप एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लेवल थोड़ा ज़्यादा है क्वेश्चन का, बट उसी पे बेस्ड है। और ये सब हम दोबारा अभी डिस्कस करेंगे। अभी जैम का सिलेबस में स्टार्ट करूंगा, तो जो अभी करा रहा हूँ प्री रिक्वेस्ट में और जो जैम के साथ कॉमन है वो दोबारा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी नए भी आएंगे उसमें, तो आप लोगों को बेनिफिट होगा तब, और रिपीट हो जाएगा लाइक, तो कुछ नया तो नहीं हो उस समय, तो ये सब रिपीट करेंगे अभी हम। चलिए, सो इसमें पढ़ना है हमें बेस थ्योरम। तो उससे पहले क्या है ना, तो यहाँ कुछ आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा है कि कब इस तरह के केस यूज होंगे, है ना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना कि देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग है और एक बैग में 2 व्हाइट और क्या 3 रेड बॉल है, दूसरे में 4 व्हाइट 5 रेड बॉल है। अब एक बॉल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि आपने किस बैग से ड्रॉ किया है। सो यू आर जस्ट ड्रॉइंग वन बॉल एट रैंडम, है ना। यू आर ड्रॉइंग जस्ट वन बॉल एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। तो यहाँ सस्पेंस क्या है, मतलब लाइक यहाँ पे आपने एक बॉल ड्रॉ किया लेकिन आपको ये नहीं पता किस बैग से ड्रॉ किया है। सो यहाँ ये पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, तो या तो बैग 1 से आया होगा या बैग 2 से आया होगा। तो बैग 1 एक इवेंट हो गया, बैग 2 दूसरा इवेंट हो गया, दोनों का यूनियन है ना, कोई एक ही होगा, तो वो सैंपल स्पेस है। और ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी बैग। तो बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बैग में से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो, सो पहले तो आप एक बैग ड्रॉ करोगे ना। आपको आपने बोला 2 बैग है, उसमें कुछ बॉल्स उसमें कुछ उसमें, हमने वी आर ड्रॉइंग 1 बॉल। तो बॉल ड्रॉ करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हिच बैग वी आर सेलेक्टिंग। अब हमें दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। इफ वी आर सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग देन व्हाट इज चांस ऑफ गेटिंग दैट रेड बॉल, अगर मुझे रेड बॉल निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो इफ वी आर सेलेक्टिंग, तो ये पार्टीशन समझ लो, पार्टीशंस है। इफ दिस हैपेंस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इफ दिस हैपेंस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो आगे प्रोबेबिलिटी बॉल के रेड बॉल अगर ड्रॉ करना है मान लो, तो उसमें। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कोई एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, से व्हाइट, यहाँ से व्हाइट कंसीडर कर रहा है ना, या रेड कंसीडर कर लो, बात वही है। सो फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैग, सो बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले क्या डिसाइड करोगे इसमें। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सिंपल आपको समझ आ रहा होगा। 2 बैग है, कुछ रेड कुछ व्हाइट उसमें है, कुछ रेड कुछ व्हाइट उसमें है। मैं एक बॉल ड्रॉ किया, मुझे क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल मिलेगी। तो रेड बॉल तक कब पहुंचेगा, पहले मुझे बैग सेलेक्ट करना है ना। सो इफ वी सेलेक्ट फर्स्ट बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, और इफ वी सेलेक्ट बैग 2 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, देन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है रेड निकालने का। ओके, अब कई बार क्या होता है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, आपको बता देगा वो कि अगर हमने बॉल ड्रॉ किया और वो रेड था तो क्या चांस है कि वो फर्स्ट बैग से आया होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि 2 बैग है, कुछ रेड व्हाइट उसमें, कुछ रेड व्हाइट इसमें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल निकलेगी, एक बॉल ड्रॉ किया तो, या कुछ बताया नहीं आपको। एक होगा कि बता देगा मैंने एक बॉल ड्रॉ किया और वो रेड था या रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट बैग से आया है। इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे अब, है ना। तो यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है कि जो सिलेक्टेड आपके पास बैग है, सॉरी जो सिलेक्टेड बॉल है ना, वो रेड है। इस तरह के क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो आप क्लास 12 से, क्योंकि मैं डिटेल में तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि सबने क्लास 12 पास किया है, तो बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको ब्रशअप हो जाए, रिकॉल कर दो, फिर इजी हो। ओके, तो अभी थ्योरी खत्म हो जाए, तो जिनका डाउट है, चाहे वो लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो या कोई और भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, एंड में। एक बार इसके थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सीधा मैं थ्योरी पे आ जाता हूं। सो सबसे पहले डिफाइन करना है पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। देखो, सो एक टॉपिक आता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सो टॉपिक आता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये मान लो है आपका सैंपल स्पेस।
पार्टीशन का सिंपल मीनिंग है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान लो ये एक इवेंट E1 है, ये एक इवेंट E2 है और यहाँ पे इवेंट En है, ठीक है। सो पार्टीशन करने का मतलब ये है कि अगर मैं एक सेट लिख देता हूं, सेट ऑफ इवेंट्स, मान लो ऐसा है, दिस इज सेट ऑफ इवेंट्स लिख दिया मैंने, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, लेट्स से चलो एसी ले देता हूं, इफ एंड ओनली इफ, ये इफ काफी है। सो बताओ तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहां से, जिन लोगों को आइडिया है बताओ कि कब बोलेंगे पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। मैथमेटिकली तो मैंने आपको फिगर से दिखा दिया, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? सर अगर इनका इंटरसेक्शन यूनियन पूरा ओके, सबका यूनियन लेंगे तो मुझे क्या मिलेगी? सैंपल स्पेस। और अगर मैं किसी भी दो का इंटरसेक्शन लूं, इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट, सो मैं किसी भी दो का इंटरसेक्शन लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 फॉर ऑल आई डिफरेंट देन j। सो इस प्रॉपर्टी का नाम है एग्जॉस्टिव। आपने एक वर्ड सुना होगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, है ना। तो एग्जॉस्टिव क्या होता है? सबका यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए, ठीक है ना। कुछ में गलत है कुछ बताना। सो एग्जॉस्टिव, और इसका मतलब है पेयर वाइज म्यूचुअली पेयर वाइज डिसजॉइंट, या लिख सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। पेयर वाइज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का ही नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। ये एग्जॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। हाँ, सो ये दोनों कंडीशन है। तो ये जो सेट ऑफ इवेंट्स हमारे पास है, ये मेरे पास n इवेंट्स हैं, वो पार्टीशन बना रहा है सैंपल स्पेस का। सिंपल, तो लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा क्या है कि लाइक n इवेंट्स हैं, n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, इस तरह से 4 इवेंट, 2 इवेंट, इस तरह से कितने पार्ट में आप बांटना चाहते हो। तो किसी भी दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, और उन सबका सम लेने पे, यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस आ रहा है। तो सिंपली आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच EIs, यहाँ पे कितना होगा? 1, ठीक है ना। सो ये हमेशा 1 होगा, है ना, दिस विल ऑलवेज बी 1। सो जो पार्टीशन बना रहे हैं हम लोग, सिंपली आज दिख भी रहा है, क्योंकि है ना, अगर देखो डिसजॉइंट नहीं होता तो 1 नहीं होता, ठीक है ना। अगर डिसजॉइंट नहीं होता तो क्या होता? 1 ज्यादा भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना, क्योंकि वो जो यूनियन ऑफ EIs है, ठीक है ना, सो सम प्लस एक्स्ट्रा समथिंग है वो चीज है। तो जो एक्स्ट्रा है वो 0 हो जाता है यहाँ पे, तो इसीलिए सम के इक्वल आ गया। ओके, तो ये हो गया पार्टीशन। अब सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। तो हमें दो चीजें डिस्कस करनी है इसमें। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा ये, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स किए इतना तो आता होगा, है ना। जिन लोगों ने किया है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो कभी भी, है, जब चाहो तब सीख सकते हो। और जो लोग जानते हैं उनसे बेटर सीख सकते हो, है ना। सीखने का क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई 10 साल से सीख रहा है, कोई चाहो तो 1 साल में उससे ज्यादा सीख सकता है, अगर उतना एफर्ट लगाए, उतना डेडिकेशन के साथ, उतना फोकस के साथ काम करे तो। ओके, सो क्या होता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रो, है ना। कई बार तो ये सब यूपीएससी वाला देखने को मिलता है ना, कोई बच्चा 10 साल से तैयारी कर रहा है, IAS का कुछ नहीं हो रहा, कोई बच्चा आया बस 6 महीने में करके चला गया, ऐसे भी होते हैं ना। सो बस वो डेडिकेशन, फोकस है ना, उसकी बात। सो क्या है हमारे पास? सो ये मैं लिख रहा था अभी, ठीक है ना। पार्टीशन का कि सेट ऑफ इवेंट्स, दिस सेट टू बी रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इफ यू टेक एनी टू दे हैव नथिंग कॉमन। और दूसरा ये है कि यूनियन अगर सबका लोगे सो यू विल हैव सैंपल स्पेस। अच्छा, इन्होंने ये भी लिखा है क्योंकि मैंने वहां दिखाया तुम्हें। सो इसमें ये कि कोई भी एम्पटी नहीं हो, मतलब ये है कि सबकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होनी चाहिए। मतलब ईच EI की, ऐसे इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, है ना। तो ये साथ में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कि लाइक यहाँ पे ऐसा होगा कि जो तुम्हारे पास है ना, हमने ऐसा बनाया है कि ईच EI की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होगी। तो यहाँ इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा है कि कोई भी EI ले लो, इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होगी।
आई फ्रॉम 1 to n, कुछ भी हो सकता है ना। सो जीरो नहीं हो सकती, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जीरो नहीं होगी, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा। सो ओके, सो ये डेफिनेशन था इसका। पेयर वाइज डिसजॉइंट, एग्जॉस्टिव एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज। ओके, है ना। सो सबसे इजी एग्जांपल इसका मिलता है देखने को, E और E कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये क्या है, हमेशा पार्टीशन बनाएगा सैंपल स्पेस का, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इन दोनों का यूनियन आप लोगे तो सैंपल स्पेस आएगा। बस कंडीशन ये है कि E की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होनी चाहिए, है ना। सो इस तरीके से। ओके, सो आगे क्या कह रहा है आपसे। सो ये था पार्टीशन को डिफाइन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो चलो जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो आता हूं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे। तो इसमें कैसा है कि देखो, ये सैंपल स्पेस है S, मैं फिर से पार्टीशन बनाता हूं E1 E2 E3 E4 E5 अप टू En, ठीक है। सो ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। अब ठीक है, तो यहां पे क्या है कि लेट E1 E2 En is partition of sample space S, है ना। ऐसे कुछ लोग तुम में से इनको भी हर्ट हो रहा होगा, क्या क्लास 12 पढ़ा रहे हो आप, है? सब आता तो है ही, मैं मानता हूँ आता है, लेकिन भूल जाते हैं, है ना। सो कुछ तुम लोग कुछ लोग तो पढ़ा भी रहे होंगे 11 12 वालों को, है ना, तुमको तो और लगता होगा। अच्छा, सो कुछ तो ऐसे फील करेंगे सर आपसे बेटर तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा होता है, बच्चे पढ़ा सकते हैं ना। सो ठीक है ना, हमारे पास क्या है, E1 E2 En है, ये क्या है, पार्टीशंस है हमारे पास। और मुझे क्या करना होता है यहाँ पे कि कोई एक नया इवेंट है, जैसे मान लो कोई एक इवेंट मैंने ये ले लिया, जो मैं अभी इस येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से इसका नाम A रख देते हैं। सो A इवेंट जो है, मुझे इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लेट A बी एन इवेंट ऑफ S, ठीक है। S का कोई इवेंट है, मतलब इसका कोई सबसेट है, तो मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, सिंपल। तो मुझे क्या पता है, मेरे पास पार्टीशन है और उसके अलावा मेरे पास एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब वो इवेंट पार्टीशन नहीं है, हो भी सकता है बट नहीं है, वो कहीं पे कहीं भी हो सकता है, कुछ के साथ कॉमन है। तो अब हमारा पॉइंट है कि हम कैसे फाइंड करेंगे A की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मुझे हर पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पता होगी, ठीक है, और साथ में मुझे ये भी पता होगा, क्या क्या पता होगा, A गिवन ही आई। चलो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग। सो बताओ, तुम लोग भी बताओ, A की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। Probability of A intersection A1 plus probability of A intersection E2 करके फॉर्म करते हैं। यस यस राइट। सो ये सब आप देखोगे कि दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन E1, फिर दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन E2, और ये सब फिर से डिसजॉइंट है ना। तो इन सब का अगर आप यूनियन लोगे तो A के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो डिसजॉइंट पार्टीशन है ना। सो A जो है दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, इस तरह चल रहा है। तो जो भी पार्टीशंस में कॉमन है A के साथ, उसका यूनियन ले रहे हैं, और वो सब पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो सिंपली अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी सम के प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। तो इन सब का इंडिविजुअल सम लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा A की प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि वो डिसजॉइंट है। सो A इंटरसेक्शन E2, तो वैसे लिखने के बजाय मैं ऐसा लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी E1 पहला पार्टीशन A के साथ, देन E2 कॉमन विथ A, ये चलता रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ En विथ A, ठीक। अब मुझे ईच EI की प्रोबेबिलिटी पता होगी, लाइक हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 E4 सब पता है मुझे। सो ये बताओ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यूजिंग क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या लिखूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या कर रहे हो तुम, मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी पता है, A की निकालनी है, तुम A की यूज कर रहे हो, मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, निकालनी है ना।
समझा ना? तुमने मुझे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, वो भी कर सकते हैं, बट हमें तो एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। सर एक बार दोबारा में बता दीजिए प्लीज। हाँ, तो आपको यहाँ ये क्लियर है, जो लाइन ऊपर वाली लाइन क्लियर है, क्या किया मैंने? ये क्लियर है सर। हाँ, ये मैंने हर पार्ट की जो भी पार्टीशंस है इसका सम ले लिया मैंने, इन सबका अलग अलग सम कर दिया। अब मैं आप बताओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अगर पूछूं आपसे, छोड़ो सीधा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी या यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या लिख सकता हूं मैं? P of A into P of B given A। हाँ जी, ये समझ आ रहा है आपको जिनको डाउट है? यस यस सर। तो यही लगाना है आपको, ये अप्लाई कीजिए। सो यही लगाने हैं। सो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ पा रहे हो इजीली, इसको नीचे बुला लोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो इसको मैं सेम कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, हम ये भी लिख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, वो भी लिख सकते हैं, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है ना, मुझे A की प्रोबेबिलिटी फाइंड ही करनी है। तो मुझे ये पता होगा और ये पता होगा क्वेश्चन में, ये दोनों पता होगा कि अगर E1 के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और इफ E1 अकर्स इन दैट कंडीशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, ये दोनों गिवन होगा। सिमिलरली ये भी गिवन होगा साथ में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2, और ये चलता रहेगा कहां तक? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन En इनटू A गिवन En, ठीक है। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, मतलब हो गया ना, इसको मैं समेशन में लिख देता हूं, इसी फॉर्मूले का नाम टोटल प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n। तो इस फॉर्मूले का नाम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। so इसमें हुआ क्या एक्चुअली, इसमें ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है पार्टीशंस के टर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टीशंस के टर्म में। सो ये क्लियर है सबको? चलो इस पे एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। हालांकि जैम में भी इस पे क्वेश्चंस कई सारे आए हैं, देखो आप जैम में देखोगे तो इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं कई सारे, लेकिन जैम का क्वेश्चन अभी करेंगे जब टॉपिक्स करेंगे, आप लोग खुद ढूंढ के देख सकते हो। सो अभी तत्काल एक क्वेश्चन करके देखो कोई भी, चलो ये कर लो देखो। सो मैं इसका थ्योरी लेता हूं, हमने जो लिखा है क्या वही सही लिखा है। सो हमारे पास पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, और ईच इवेंट हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्टीशन हमने अज्यूम कर लिया कि सबकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। सो ए बी द इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, सो यही कर रहे हैं ये भी, है ना, पी ए बराबर पी E1 इनटू, तो ये क्या कर रहा है वही चीज है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A। नेक्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A, एंड नेक्स्ट टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटरसेक्शन A, ठीक। सो ठीक है ना, समझ आ रहा आपको? यहां से मैंने स्टार्ट किया था, फिर ये इन्होंने लिखा, फिर ये फॉर्मूला हमारा। सो इस फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फाइन, इसका प्रूफ लिख रहा है, प्रूफ वैसे ही है जैसे मैं कर रहा था। सो मैंने वैसे ही किया है, इन्होंने वही किया, देखो ये लिखा है। तो जो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, जो मैंने स्टार्ट किया उन्होंने ये लिखा है, ये मैंने लिखा था। अब चूंकि ये सब डिसजॉइंट है तो इसको सम में कन्वर्ट कर लिया। तो प्रूफ तुम देख सकते हो, और कोई स्टेप समझ ना आए तो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बहुत लंबा प्रूफ किया, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। सो ये डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन है, तो इसका सम कर दिया और ये आंसर आ गया। फिर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करके, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करके इसको ये लिखा, मतलब इस तरह से करते क्या, तो फिर बाद में समेशन लगा देगा, इसको है ना, ये इसको ये लिखा। एनीवे, सो फाइनली कहने का मतलब ये है हमारा कि दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, मुझे पार्टीशंस पता होगा, तो उस केस में ए की प्रोबेबिलिटी हम टोटल निकाल रहे हैं यूजिंग पार्टीशंस। सो अब मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये ट्राई कर सकते हो चाहो तो, हालांकि मुश्किल नहीं है। सो एग्जांपल तो ऐसे देख के भी कर लोगे, एक्सरसाइज करके बताओ तब समझे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा फॉर्मूला समझ आएगा कैसे यूज हो रहा है।
सर हमें पता कैसे लगेगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्टली यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही तो समझना मेन है कि पता कैसे चलेगा कि बेस थ्योरम लगाना है, या पता कैसे चलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, है ना, आपको पता चलेगा जब आप खुद से पूछोगे क्वेश्चन तो पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है, आपने अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो पढ़ के आइडिया लग जाता है कि ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, सो ये पार्टीशंस हो गए। अब उस पॉसिबिलिटीज के हिसाब से अगर ऐसा हो रहा है तो वो कुछ इवेंट हो रहा होगा, वैसा हो रहा है तो वो इवेंट हो रहा है, वैसा हो रहा है कॉमन इवेंट हो रहा है, फिर उस कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये होते हैं, जैसे यहाँ पे आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। आराम से ट्राई करो, ठीक है। An urn contains 5 red, 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted, and it's returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? ठीक है, ट्राई करो। जिसका आंसर आ जाए बताना, और समझ आ जाए तो ठीक है। आना चाहिए ही ऐसे, है ना, क्योंकि क्लास 12 में क्या चीजें हैं ये सब। सर 1/2 आ रहा है। ओके, अब देखो जिनको ये समझ नहीं आ रहा था कैसे समझ आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का है, तो आप पढ़ो, आपको समझ आएगा, ठीक है ना। सो एक बॉक्स है, अर्न है सर 1/2। ओके, 5 रेड 5 ब्लैक है, ठीक है ना, तो 1/2 सबका आ रहा है, चेक करो। सो 5 रेड 5 ब्लैक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। सो आपने क्या किया, एक बॉल इसमें से ड्रॉ किया और देखा उसका कलर क्या है। तो अब बताओ ये जो एक बॉल ड्रॉ किया उसका कलर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसको, रेड और है ना। सो रेड या ब्लैक होगा। तो यहाँ एक्चुअली एक सस्पेंस है, यहाँ पार्टीशन है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, क्योंकि श्योर नहीं ना हम। सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये पार्टीशन है। सो आइदर रेड विल कम और, है ना, ब्लैक विल कम, रेड और ब्लैक, है ना। So, इस तरह से ये पार्टीशन हो गया तुम्हारे पास। सो
इज रिटर्न टू द ओन। अब जो भी कलर था तुमने नोट किया वापस रख दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन। अब जिस भी कलर का बॉल तुमने ड्रॉ किया था फर्स्ट टाइम में, उस कलर के 2 और बॉल आपने उस उर्न में या अर्न में रखे। ओके, फिर क्या कह रहा है? पुट इन द उर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। उसके बाद फिर से एक बॉल ड्रॉ किया। सो जिस भी कलर का था उस उर्न में आपने क्या किया? +2 कर दिया। अब डिपेंड करता है कि अब वो किस कलर का था ना, यहाँ 2 बॉल आपने एडिशनल ऐड किए। अब यहाँ एडिशनल ऐड किए तो कौन से कलर का ऐड करें? तो डिपेंड करता है किस कलर का फर्स्ट बॉल था। तो यहाँ पार्टीशन है ना, समझ रहे हो? यहाँ पार्टीशन है कि लाइक आइदर फर्स्ट बॉल इज रेड और ब्लैक, दिस इज पार्टीशन। So then a ball is drawn at random. So question, what is the probability that second ball is red? अब तो सीधा सीधा तुम बता सकते हो सेकंड बॉल रेड है बिना फर्स्ट बॉल को जाने। कैसे बताओगे? जब तक मुझे फर्स्ट बॉल का नहीं पता है तो मैं सेकंड बॉल कैसे बताऊं किस कलर का है? क्योंकि वो 2 कलर में कौन सा ऐड किया मुझे कैसे पता? तो यहाँ पार्टीशंस है ना, तो इवन पार्टीशन ये हो गया। सो तुम्हें समझ आएगा कि एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम क्वेश्चन में एक सस्पेंस होगा। सस्पेंस होगा इन द सेंस कुछ पॉसिबिलिटी होगी, ये क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 2 पॉसिबिलिटी है तो वो दोनों पार्टीशन है। 3 पॉसिबिलिटी भी कभी कभी होगी, 4 पॉसिबिलिटी भी होगी, तो वो पार्टीशंस हैं। जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पार्टीशंस हैं। तो है ना, इवन यहाँ पे क्या है जस्ट कि जो फर्स्ट बॉल है, जो फर्स्ट ड्रॉन बॉल आपका था लेट्स से रेड एंड दूसरा जो है व्हाइट, ठीक। अब इवेंट ए लोगे, जो मैंने ए डिफाइन किया था, ए तो वो इवेंट लोगे जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पूछी गई है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन और दी नहीं गई है। बेस थ्योरम में क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे, वहां कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है इन द सेंस कि ये नहीं बताया कि वो रेड था या ब्लैक था फर्स्ट बॉल, ये कहना चाह रहा हूँ, या सेकेंड बॉल किस कलर का है ये बताया नहीं है, पूछा है हमसे, बताया नहीं है कि सेकेंड बॉल किस कलर का है, रेड है, पूछ रहा है। ए है कि जो सेकेंड बॉल है वो रेड है, ये हमसे पूछा जा रहा था। हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब इवेंट ए है, डिपेंड करेगा E1 E2 पे। यहाँ होता क्या है कि मान लो कि पहला बॉल रेड था, तो E1 का मतलब क्या है, मैंने अज्यूम किया कि पहला बॉल रेड था। सो अगर पहला बॉल रेड था तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल रेड है? फाइन। और लिखो, वही फॉर्मूला डाउन, पिछला फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, बस मैं इंटरप्रेट करके बोल रहा हूं। और अगर है ना, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, पार्टीशन है ना, सो आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन। सो अगर ऐसा होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ही। और अगर फर्स्ट बॉल व्हाइट है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल रेड होगा? क्योंकि मुझे फाइनली रेड ही चाहिए, हमें तो एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए ना फाइनली। तो चाहे इवेंट E1 अकर हो रहा हो चाहे E2 अकर हो रहा हो, दोनों केस में मुझे प्रोबेबिलिटी तो एक ही चाहिए। तो इफ E1 occurs what is chance of being A, if E2 occurs what is chance of being A, सिंपल। पुट कर लो, अब सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो तो क्या था, E1 का मतलब पहला बॉल रेड है, तो उसमें से एक बॉल ड्रॉ करो और रेड आने के चांस कितने हैं? पहला ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। सो बाद में +2 करे होंगे और फिर एक ड्रॉ करेंगे, तो +2 क्या करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है कि +2 किस कलर का। ओके, सो फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट रेड होने का क्या चांस है? 5/10। सिंपल 5/10। और अगर फर्स्ट रेड था तो तुमने 2 रेड ऐड किए होंगे यहाँ पे। अगर फर्स्ट रेड था सो आपने 2 रेड ऐड किए होंगे, तो कितने रेड हो गए? 7 अब, है ना। आपने कहा ना फर्स्ट रेड है यहाँ पे, तो अगर फर्स्ट रेड है तो आपने 2 रेड इसमें ऐड किए होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अब 7 रेड और 5 ब्लैक है आपके पास। नाउ यू आर ड्राइंग सेकेंड बॉल, ठीक है। सो वापस रख दिया आपने और फिर 2 और बॉल इसमें ऐड किए उसी कलर के, तो रेड आपने अज्यूम किया है, तो रेड ऐड किया, 7 रेड 5 ब्लैक है। अब आपको क्या चाहिए? रेड चाहिए। तो सेकेंड बॉल रेड होने के क्या चांस है? 7/12। हाँ, तो 7 रेड है अब 12 में से। और तो ये पहला केस हो गया जब E1 अकर हो रहा है, और पार्टीशन में दूसरा क्या है? E2 अकर हो रहा है। तो आप क्या अज्यूम करोगे यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार में ब्लैक आया होगा? सॉरी, अच्छा मैं ब्लैक यहाँ व्हाइट क्यों लिख दिया फिर मैंने? अच्छा ये मुझे ब्लैक लिखना पड़ेगा नहीं? हाँ वो सब तुम लोग समझदार तो हुई ना। तो ऐसे में काफी
सिली मिस्टेक करता हूँ बोर्ड पे ना, बोलता कुछ लिखता कुछ, कई बार ऐसा हो जाता है। सो है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, तो मैं टीचर भी, मैं भी कभी स्टूडेंट ही था, तुम लोग गलतियां करते हो सेम मैं भी ना गलतियां करता हूँ, वो वाली चीजें। सो बट एग्जाम में तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा ना, मैंने जो एग्जाम्स निकाले तो वहां मैं केयरफुल था, या गलतियां हुई है फिर भी मेरी एक्यूरेसी ठीक थी, ये समझना पड़ेगा। सो 5/10 इंटू 7/12 प्लस, अब अगर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड डिवाइड अगर हो रहा है लाइक सेकेंड इज ब्लैक, ओके, सो ब्लैक कॉल निकलने क्या, फिर से 5/10, सो फिर से 5/10। और अगर ब्लैक फर्स्ट टाइम में आया था तो अब 2 ब्लैक ऐड करोगे, तो आपके पास 5 रेड और 7 ब्लैक है। अब उस जो अर्न में 5 रेड 7 ब्लैक, हाँ, तो मुझे चाहिए तो रेड। तो अब अगर अगर आपने पहला बॉल ब्लैक था तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा रेड होगा अगर पहला ब्लैक था, क्योंकि मुझे फाइनली रेड ही चाहिए एट द एंड। तो रेड अब 5 है आउट ऑफ 12, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो फाइनली आई थिंक 1/2 ही आ रहा है एट द एंड। यस ओके, अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। तो ये जो फॉर्मूला है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इन 2 पार्टीशंस। जब 2 पार्टीशन है तब ये फॉर्मूला, 3 पार्टीशन होगा तो एक और ऐड हो जाएगा टर्म, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू ए गिवन E3। अगर 4 पार्टीशन है तो एक और टर्म ऐड हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सो ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आगे आते हैं, आगे बढ़ूं तो ये, अरे अरे तो पिछला वाला आ गया, ये क्या आ गया फिर, हमने जो लिखा था वो तो उड़ गया, उड़ कैसे गया, ये तो पिछले बैच का आ गया, लफड़ा है यहाँ पे। चलो यार अपने आप शुरू करो, ठीक है, तो वो उड़ गया फाइल। एनीवे, सो अब क्या करते हैं, अब हमें देखना है बेस थ्योरम। कैसे उड़ जाता है, ओके। तो देखो फिर से तुम्हारे पास क्या है, अभी तुमने क्या देखा, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, फिर देखा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब बेस थ्योरम में क्या तुम दोनों की जरूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं मैं कि E1 E2 up to En this be partition of sample space S। और फिर से देखो स्टोरी वही है कि तुम्हारे पास ये E1 है, ये E2 है, अप टू En है, ठीक है। अब क्या है, एक वो इवेंट है, let A be an event associated with क्या, S, associated with S। ओके, सो आपने अभी तो ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो था, अभी आपने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू ए गिवन EI। सो EI अगर हो रहा है I कैन टेक वैल्यू 1 to n। सो इस फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्या होता है बेस थ्योरम में, क्या होता है, फिर से वही, ए क्या है तुम्हारे पास, ए कोई इवेंट है, ए यहाँ कोई इवेंट है इस तरह से, तो ये ए इवेंट है, और तुमसे पूछा जाएगा अब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जांपल EJ गिवन A। J कोई भी नंबर हो सकता है 1 से n तक, J की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है ना, J कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to n। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 ही ले लूं, ठीक है ना, तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है ना। तो चलो मैं अगर प्रूफ कर देता हूं इसको, प्रूफ क्या इजी है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
बताओ भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटरसेक्स करेंगे ए नीचे में अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको लिखोगे। अब न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखो एक चीज और तुम नोटिस करो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो भी मल्टीप्लिकेशन रूल ही है पार्टीशंस के साथ, और जो बेस थ्योरम है वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है पार्टीशन के साथ। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर रहे हैं हम, बस यहाँ पार्टीशंस हैं। सो मैं इसको क्या लिखूं? Probability of EJ into probability of A given EJ. यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू A गिवन EJ अपॉन, और अभी आपने A की प्रोबेबिलिटी यहां लिख रखी है, यही चीज लिखनी है सेम। सो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI I फ्रॉम 1 to n। अब J की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, J कैन टेक एनी वैल्यू, आइदर 1 2 3, कोई एक होगा n तक, 1 से n में से J कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो इस फॉर्मूले का नाम है बेस थ्योरम। ये जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा है दिस इज बेस थ्योरम। तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकलवा रहा है, लेकिन किसी एक पार्टीशन का गिवन अंडर सम अदर इवेंट। देख लो इसमें कोई डाउट नहीं, अभी जो हमने किया पूरा यही हो गया। पार्टीशन आपको पता ही था, पार्टीशन वाज कि एनी टू हैज नथिंग कॉमन, लाइक पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यूनियन सैंपल स्पेस है, ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। ये पार्टीशन का डेफिनेशन था। टोटल प्रोबेबिलिटी में ये है कि पार्टीशन पता है आपको, देन कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज समेशन ए का इंटरसेक्शन E1 के साथ प्लस ए का E2 के साथ, और उसमें फिर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाए हर टर्म पे, वही चीज है। फिर यहाँ पे बेस थ्योरम क्या है, इसमें आपसे किसी पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो इसमें से किसी एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। when something is given, तो क्वेश्चन होता है कैसे पता चलेगा ये लगाना है कि ये लगाना है। तो जब कुछ गिवन होगा तभी तो ये लगाओगे बेस थ्योरम, नहीं गिवन हो तो ये लगाना है। पार्टीशन दोनों में होगा। चलो ओके, सो वो जो ईयर वाला क्वेश्चन है ना जो पूछ रहे हैं तुम, वो इस पे होगा, ठीक है। तो उसको करेंगे पहले, तो थ्योरी तो खत्म हो जाती है इस एक्सरसाइज की। तो ये जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, इसकी यहीं पे थ्योरी की यही इतना ही है। इस एक्सरसाइज में मेनली वही है कि लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है और बेस थ्योरम क्या है, इस एक्सरसाइज पे इतना ही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में भी क्वेश्चन इस पे आते हैं बेस थ्योरम पे। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं, कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, तो टोटल यहां तक पहुंचे थे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था। क्या कह रहा है, अच्छा तो ये जब एक्चुअली बाद में जो लोग बीएससी करेंगे है ना, बेसियन एस्टिमेटर या बेसियन स्टैटिस्टिक्स होता है, वहां जाके इसका यूज होता है। तो ये बताया कि द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज जनरली यूज्ड व्हेन बेस थ्योरम इज अप्लाइड, द इवेंट दीज आर कॉल्ड हाइपोथेसिस, जो इवेंट्स हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ हाइपोथेसिस EI। तो ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं और EI गिवन A, ठीक है ना। ये मशीन लर्निंग में यूज होता है, ये बेसियन एस्टिमेटर जो टर्म है ये मशीन लर्निंग का उसमें एक आता है, तो उसमें ये यूज होता है बेस थ्योरम ना, ये बेसियन हाइपोथेसिस के टर्म्स है ना। सो द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिमार्क जो है ये एनसीईआरटी के काम का नहीं है, लेकिन ये आगे इसका समझ आता है जब आप पढ़ोगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स वहां पे आता है। सो ओके, तो ये कहना चाह रहा है, ये तो तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा बेस थ्योरम लिखा कहाँ है थ्योरम, इधर लिखा था क्या, अच्छा यहाँ पे था। ओके, सो एग्जांपल के बाद इन्होंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें देख लो कुछ नया तो है नहीं। सो E1 into En are n non-empty events which constitute a partition of sample space S, मतलब these are pairwise disjoint, union is S and non-zero probabilities है। A कोई इवेंट है
विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए। अच्छा तो मैंने यहाँ पे जे लिया है, इसने यहाँ पे जे लिया है, बात बराबर है, ठीक है ना। तो मैंने ऊपर जे लिया है, यहाँ आई लिया हुआ है इसने ना, ऊपर आई लिया है। सो ई आई गिवन ए निकाल कर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ए अपॉन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इंटू ए गिवन ई जे, बात बराबर है। सो ये हो गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत होगा नहीं तुम लोगों को, मैंने इसको अप्लाई कैसे करें उसमें दिक्कत आता है बच्चों को, अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चंस करके देख लो। ओके एक क्वेश्चन अभी कर लो, बाकी होमवर्क होगा क्योंकि तुमने कर रखे हैं। सो चलो यही करो। चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे एक बार फॉर्मूला मतलब तुमसे फैमिलियर हो जाए इसीलिए भाई आता तो है ही तुम लोगों को। जैसे एक बार इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है, एंड एक बार सॉल्व करके देख लो, कम से कम ये है कि एक बार याद आ जाएगा कैसे यूज करना है। और ये होमवर्क होगा, ये एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क होगा। तो आपका काम है कि ये एग्जांपल्स इसके, ये जो 13.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आएंगे, जैम में कराऊंगा मैं तब उसमें भी आएंगे, तो ये करना जरूरी है ना। एक बार और सही, अगर तुमने कई बार कर रखे हैं तो एक बार और सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट सॉल्व वंस मोर, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो 2/3 आ रहा है। ओके बाकी लोग So 2/3. So 2/3. ओके सबका सेम आ रहा है। ठीक है तो सॉल्व करने की जरूरत है। देख लो एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है और दूसरे बैग में 2 रेड 6 ब्लैक बॉल है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब देखो इसमें से एक बैग तुम्हें सिलेक्ट करना है एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड, जो कि रेड है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। सिंपल आपको समझ आ रहा होगा कि ये गिवन है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, कि गिवन है कि जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो रेड है, बिना ये बताए कि किस बैग से आपने ड्रॉ किए, है ना। तो वही जिस बैग से ड्रॉ किया वही पार्टीशन है, बैग्स आर पार्टीशन, क्योंकि आपने एक बॉल सेलेक्ट किया है, सो बैग तो पता ही नहीं है तो बैग पार्टीशन है, सिंपल। एक मिनट। सो ठीक है यहां करता हूं, देखो सो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 2 बैग्स है, 4 रेड 4 ब्लैक, दूसरे वाले में है 2 रेड 6 ब्लैक, ठीक। सो इवन आपको समझ आ ही रहा होगा कि फर्स्ट बैग ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉइंग फर्स्ट बैग E2 है, सॉरी सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड E2 है सिलेक्टिंग सेकंड बैग। और
इवेंट ए है जो कि यहाँ पे गिवन है आपको, क्या गिवन है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड फाउंड टू बी रेड, सो ड्रॉन बॉल जो है रेड है, ठीक है, इतना है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्स्ट बैग से आया था अगर पता है आपको कि वो बॉल रेड है। सो देखो यहाँ कंडीशनल है, कंडीशनल है, पता चल रहा है ना आपको, कंडीशनल है क्योंकि पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पार्टीशन की अगर आपको पता है कि जो बॉल आपने ड्रॉ किया दैट वाज रेड। सो ठीक, सो देखो, तो इसके फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, E1 इंटू ए गिवन E1, हालांकि बिना फॉर्मूला के भी हो जाते हैं ये। सो ए की प्रोबेबिलिटी थी E1 इंटू, है ना, ए गिवन E1 प्लस E2 इंटू ए गिवन E2, ठीक, पुट कर लो वैल्यू। सो आपने क्या, इसमें क्या कहा गया था कि 2 बैग्स है, यू सेलेक्ट वन ऑफ द बैग एट रैंडम, मतलब दोनों का इक्वल चांस है फिर। सो हाफ E1 के ड्रॉ करने के, और अगर आपने फर्स्ट बैग ड्रॉ की तो क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड आएगा। सो रेड कितने हैं, 4, कितने में से, 8 में से। सो E1 हाफ 4/8, सेकेंड बैग सेलेक्ट करने के चांस हाफ है। अगर सेकेंड बैग सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगा। सो रेड कितने हैं, 2, कितने में से, 8 में से, ठीक है। तो देख लो, हाफ 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 बाहर, 8 बाहर, तो 4/6 मतलब 2/3। तो इसमें किसी को डाउट होगा नहीं, है ना। तो यहाँ तो डाउट होगा नहीं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में, लेकिन जैम वाले क्वेश्चन में तुम्हें थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेंगे। चलो वो जैम वाले क्वेश्चन करते हैं जो वो पूछ रही थी, और ट्राई करते हैं। सो मैं क्वेश्चन दिखाई देता हूं आप लोगों को। टाइम क्यों लगाता है भाई। तो क्या था इसमें, ईयर, इस क्वेश्चन में लो ट्राई करो। चलो अभी बेस सम तुमने पढ़ा है, ट्राई करो। अब देखो लगाना बेस थ्योरम ही है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन का लेवल और इसका लेवल है ना, बहुत ज्यादा लेवल का डिफरेंस है बेस थ्योरम ये भी, वो भी बेस थ्योरम अभी तुमने किया, लेकिन वो बच्चों के लिए था और ये बड़ों के लिए है। तो तुम लोग सबके ये क्वेश्चन है इस तरह के एग्जाम में। हालांकि डिफिकल्टी लेवल अभी बढ़ी है, मतलब हर साल ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ रहे हैं ना। सो पहले इजी आते थे 20 तक, 21, 22, 23 ये तीनों डिफिकल्ट पेपर रहे, और लेवल बढ़ता ही गया तीनों साल। 21 से डिफिकल्ट 22 था, 22 से डिफिकल्ट 23 था। लेकिन उससे क्या हुआ है, कम मार्क्स पर अच्छे रैंक आए हैं। अगर डिफिकल्ट पेपर हुआ है तो बच्चे तो ऐसे सोचते हैं जैसे क्या होता है कि अगर डिफिकल्ट आ गया सर हमारा क्या होगा, जैसे सिर्फ तुम्हें नहीं आएगा बाकी दुनिया को आएगा, ऐसा थोड़ी है ना। ये अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तुमने तैयारी की है तो तुम्हारा अच्छा ही होगा एग्जाम। मतलब एग्जाम तो सबके खराब होंगे, लेकिन उन खराब में सबसे कम खराब तुम्हारा होगा। खराब तुम्हारे डिफिकल्ट है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। अब जो बच्चे एग्जाम दिए उनमें से ही रैंकिंग होगी ना, बाहर से बच्चे थोड़ी इंक्लूड होंगे, तो उनमें से ही रैंकिंग होगी। तो कभी 55 पे फर्स्ट रैंक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया 40 पे फर्स्ट रैंक आ जाएगा, क्या दिक्कत है।
हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो गिवन है, सो गिवन है तो ए हो गया ये, जो इवेंट में ए ले रहा था, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालती। किसी का आंसर आया क्या, या आप लोग आइडिया लग रहा है मैं सॉल्व करूं? तो चूजन मंथ इज फरवरी, और अगर फरवरी नहीं होगा तो कौन सा मंथ हो सकता है? Any month without February. नहीं, उसमें फंस जाओगे। विदाउट फरवरी में फिर नंबर ऑफ डे की बात हो रही है, विदाउट फरवरी में कितने देर दिन होते हैं? 11। अरे नंबर ऑफ डेज पूछ रहा हूँ मंथ में, फरवरी में कितने मंथ होते हैं? 28। 28 ही होते हैं। यहाँ तो ईयर में मेंशन किया है भाई। इसमें लीप भी है ना। लीप ईयर में सर लीप ईयर भी तो काउंट होगा ना? वही तो, इतना तुम्हें ईयर भी दे रखा है ना, कहाँ से कहाँ तक जाना है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे पार्टीशंस क्या क्या बनाओगे? तुम्हें बेस थ्योरम में क्या होता है? पार्टीशंस की प्रॉपर्टी पूछी जाती है बेस थ्योरम में ना। बेस थ्योरम में किसी एक पार्टीशन की प्रॉपर्टी पूछी जाती है जनरली, और तुम्हें एक इवेंट ए गिवन होता है। तो जैसे मान लो ये मैं क्या लूँ, कितने पार्टीशन बनाऊँ? सर 10 क्यों बनाना है? सर 2012 से 2021 तक है। अच्छा, तो अगर आप ये लोगे, लेकिन आपसे पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे? अगर आप E1 E2 E10 इसको लोगे तो इसको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे आप? मंथ से होगा पार्टीशन शायद। हाँ ऑब्वियसली, आप बेस थ्योरम देखो ना, बेस थ्योरम में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो आप? इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप? E1 का ना, या EI का ना? बेस थ्योरम में किसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी एक पार्टीशन की। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, कुछ अगर गिवन है तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो पार्टीशन होगी, सिंपल। तो मैं पार्टीशन क्या लूं? अभी तो आंसर तुमने एक सही बताया था। सो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं इसमें 12 पार्टीशन बनाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि मुझे फरवरी की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो मैं खुद से ये पूछूंगा फरवरी नहीं तो और क्या है ना। लाइक ये होता है ना इवेंट में कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे फरवरी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ साथ और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब इवेंट्स हो सकती हैं। इसमें ये है ना कि पूछ रहा है कि द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मंथ इज फरवरी। तो अगर फरवरी नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? तो ये जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, देन अप टू 12 क्या होगा? दिसंबर। हालांकि जरूरत नहीं 12 पार्टीशन की, दूसरा तरीका भी है हमारे पास, लेकिन अभी तत्काल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो मैं इससे करता हूं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, जनवरी फरवरी मार्च। तो मुझे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, अब बताओ। ए इवेंट क्या है इस क्वेश्चन में? इवेंट ए क्या था जी? इवेंट ए दे रखा है ना। Days 29। हाँ, कि जो एक दिन आपने सेलेक्ट किया है ना, देखो आपके बहुत सारे ईयर है, उस ईयर में आप मंथ सेलेक्ट कर रहे हो, मंथ में से डे सेलेक्ट कर रहे हो, और जो डे आपने सेलेक्ट किया है वो 29 है उस मंथ का। सो सेलेक्टेड डे इज 29 ऑफ दैट मंथ। इतना ही देखो, सिलेक्टेड डे इज 29th। ठीक है, ये आपको गिवन है। देखो जो गिवन है वो ए है, तो आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। सो आपको गिवन है कि गिवन दैट चूजन डे इज 29 ऑफ अ मंथ। हाँ, 29 ऑफ अ मंथ। सो मैथमेटिकली बताओ मुझे अब क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? P of E2 given A. यस, P ऑफ E2 गिवन A, और मुझे इसका फॉर्मूला बताओ अब। P of
जी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A given E2 upon summation probability of EI A given EI where I can take value 1 से 12 तक. फाइन. चलो ओके. सो E2 का मतलब क्या है? फरवरी मंथ सिलेक्ट हुआ है। फरवरी हाँ, फरवरी मंथ सेलेक्ट हुआ है. और इनटू में क्या है? A given E2. A given E2 का मतलब क्या है? Is it 29th? यस. सो 29th डे है उस मंथ का. ये बता रहा वी आर सेलेक्टिंग फरवरी एंड दिस इज सेइंग 29 ऑफ द मंथ इफ यू आर सेलेक्टिंग फरवरी. तो फरवरी में 29th कब आएगा? 2012, 16 और 2020। तो देखो पहले एक ईयर सेलेक्ट कर रहे थे, तो कितने ईयर सेलेक्ट करोगे तुम? 3 सो 3 आउट ऑफ 10. ओके. सो पहले तुमने ईयर सेलेक्ट किया, ईयर में से एक मंथ सेलेक्ट किया. मंथ तो फरवरी हो गया. फरवरी का क्या चांस है? 1 अपॉन. 12। तो देखो पहले इस क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ, वहीं से शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन शुरू हुआ था ईयर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ ईयर्स. तो इसमें से ईयर सेलेक्ट कर रहे हो तुम. फ्रॉम द चूजन ईयर अ मंथ इज चूजन एट रैंडम एंड फ्रॉम द चूजन मंथ यू आर अ डे इज चूजन एट रैंडम. सो ठीक है. तो हमने क्या किया, ईयर सेलेक्ट किया था. कितने फेवरेबल ईयर है? 3 आउट ऑफ 10. एंड अब 3 ईयर आया, उसमें से मुझे एक मंथ सेलेक्ट करना है. सो फरवरी का चांस क्या है? 1/12. अब उस फरवरी में 29th डे का चांस क्या है? 1/29. सो 1 आउट ऑफ 29. एक्चुअली ये इसके साथ ही आ रहा है ना, ये जो 29 डे आया उसने उसको बुलाया है, मतलब ईयर को. सो इस तरह से. ओके. अब आते जरा इधर से स्टार्ट करता हूं. अब मैं क्या लिख रहा हूं? पहला टर्म कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1. फाइन. तो E1 का मतलब क्या है हमारा? Month is January. राइट, मंथ इज जनवरी. अब पहले मंथ इज जनवरी एंड इनटू क्या है? A गिवन E1 का मतलब क्या हुआ? 29th ऑफ, यस 29th इन जनवरी. सो बताओ उस ईयर में कौन कौन सा ईयर है जिसमें 29 डेज होंगे जनवरी में? नहीं होंगे। अरे 29th सभी में हो जाए। 29th डे, मतलब कहने का मतलब है कि उस ईयर में एक ईयर सेलेक्ट करो, एक डे सेलेक्ट करो 29th हो, मतलब 29 तारीख हो समझ लो, या ऐसा कोई 29th. हाँ. 1/31। सो 1/30. यस वो ठीक है, बट कितने ईयर फेवरेबल है यहाँ पे? 12 ऑल नहीं, ईयर की बात कर रहा हूँ. हमारे पास 10 ईयर था ना, 2012 से लेके 21 तक. चेक. सो ये सारे फेवरेबल केस है. ऑल ईयर्स आर फेवरेबल. ठीक है ना. तुम्हें एक ईयर चुनना है, तो हर ईयर के जनवरी में 29वां दिन तो आएगा ही. देयर आर 31 डेज ना. सो 29 डे तो उसके अंदर है ही उस मंथ में. सो ओके. सो वी आर ऑल 10 आउट ऑफ 10 मंथ्स आर फेवरेबल. ईयर्स आर फेवरेबल ना. हाँ. ओके. एंड अब जनवरी की बात कर रहा हूं. ठीक है. सो पहले ईयर सेलेक्ट किया, फिर मंथ. हाँ, मंथ क्या होगा? 1/12. एंड देन डे. तो 29th डे का क्या चांस है? 1/31। हाँ, टोटल 31 डेज है. सो 29 के लिए 1 आउट ऑफ 31 डे है ना. 1 आउट ऑफ 31 डे. ओके. प्लस ये E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई. फाइन. देखो ईयर मंथ डे, ईयर मंथ डे ऐसे सेलेक्ट. क्वेश्चन में ऐसे ही था. फर्स्ट यू सेलेक्ट ईयर, देन मंथ, फिर डे.
So 29 is 1 out of 31 day in January. January is 1 out of 12 month in that year, and in given 10 years January is favorable in all the year because सारे year में जनवरी में 29th डे तो आएगा ही. ओके, नाउ कम टू फरवरी. फरवरी में यही केस चलेगा 3/10. ये केस एक और बात है, ये नेटवर्क चला गया था मेरा. ये फरवरी वाला तुम्हें समझ आया था? हाँ सर. हाँ, तो वैसे ही जनवरी के लिए कर रहे हो. अब नीचे क्या है? 12 टर्म है. डिनोमिनेटर में क्या है? 12 टर्म्स है. पहला टर्म क्या है इसमें? इसमें कितने टर्म्स है डिनोमिनेटर में भाई? सर 12 टर्म्स. हाँ, तो पहला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनवरी का. सो इसमें जनवरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है, मतलब वो जनवरी होगा. एक इवन है कि अगर जनवरी है तो वो उसमें 29th डे आएंगे. तो हमने स्टार्ट किया ईयर से, क्योंकि हमें ईयर से स्टार्ट करना है. सो नाउ व्हाट यू डू कि वो जो 10 ईयर लिखे हैं, किसी भी ईयर में जनवरी में 29th डे आएगा क्या? कितने ईयर्स हैं जिसके जनवरी में 29th डे आएंगे? एग्जैक्टली 29 नंबर ऑफ डे नहीं बोल रहा है, 29 डेज. हाँ, 29th उसमें होगा. ठीक है, इसलिए 10/10. यस सर. हाँ, वो सारे ईयर्स हैं. देन उस ईयर में से एक जनवरी होने का क्या चांस है? 1 out of 12. हर मंथ में तो मतलब हर ईयर में तो 12 मंथ है ना, 1/12. एंड देन इन दैट 1 month, so what is the chance that if you select January, what is the chance that you will have 29th day? So 29th day is one day out of that 31 days in that January. So 31 जनवरी को था. अब फरवरी का आ रहा हूँ. फरवरी का सेम लॉजिक जो यहाँ था. अब आओ मार्च पे. मार्च में कितने दिन होते हैं? सर अब ये सारे सेम आएंगे ना? कौन से सारे सेम हाँ आएंगे? सर, एक के इंटरवल में तो सब सेम ही आएंगे. कैसे? जनवरी, मार्च. सर 130 हो जाएगी ना कुछ भी तो. एग्जैक्टली जो ग्रुप ऑफ 31 डेज है वो सेम आएंगे. तो कौन कौन से मंथ 31 डेज का है? एक एक छोड़ के एक एक छोड़ के नहीं. हाँ बताओ. जनवरी 31 डे वाले कितने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त में भी 31 डेज होते हैं. ठीक है, अगस्त. ठीक है, आगे अक्टूबर दिसंबर. कितने हो गए 31 डे वाले? 1 2 3 4 5 6. तो ये जो 12 इवेंट है इसमें से 7 के आंसर सिमिलर आएंगे. यही आएगा. ये जो जनवरी का जो आया, समझ आ रहा है? हाँ, तो मैं यहाँ पार्टीशन कम कर सकता हूँ. शुरू बता, पार्टीशन कम कर सकता था. मैं चाहता 3-4 पार्टीशन बनाता. मैं स्पेशली 3 बनाता. या तो 29th डे, 39 डे वाला मंथ, मतलब मंथ्स हैविंग 29 डे, मंथ्स हैविंग 31 डे, मंथ्स हैविंग 30 डे. वैसे बना सकता था मैं 3 पार्टीशन. ओके, सो ये हो गया. इसका तो एक ही है, फरवरी वाले का तो एक ही है, और इसके ग्रुप में कोई है नहीं इसमें. नेक्स्ट आओ. अब मैं तो मार्च का इसी में आ गया. मार्च, जनवरी, मार्च है ना, मई, जून, जुलाई, क्या था, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर आ गया. अब आता हूँ अप्रैल पे. ठीक है, मार्च इसी में आ गया. अप्रैल पे आओ. तो अप्रैल वाले की बात करते हैं. चलो. सो अप्रैल में फिर से वही. सो अप्रैल इनटू इट विल हैव 29th डे. सो अप्रैल में ऑल 10 ईयर आर फेवरेबल, क्योंकि हर अप्रैल में 29 तो आएगा ही ना, किसी भी ईयर का हो. 10 से लेके 2000 जो भी था, सॉरी 12 से लेके 21 तक. सो हाँ, 2012 से 2021 तक. ओके, सो 10. Now you will select April. So all years are favorable. April is 1 out of 12. And now if you selected April, then 29th day. 29th day is 1 out of 30. Okay. Into 4. अब इसके ग्रुप में कितने हैं? 4. 4 sir. ओके, सो इसके ग्रुप में 4 है. ये हो गया. तो देखो कितने मंथ हो गए? 7 + 1 8 4 12. ऑल मंथ्स का हो गया डिनोमिनेटर में. अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, क्या आता है. ये 3/10 लोगों को समझ आया ना क्यों आया? क्योंकि यहाँ सिर्फ लीप ईयर फेवरेबल है. लीप ईयर आपको पता होना चाहिए, है ना. सो लीप ईयर क्या था? वो एक फॉर्मूला भी होता है, ऐसे याद रख. तो क्या था? 12, 2012, 2016, 2020 इसमें. तो उस पे हुआ है.
ठीक, तो चलो इसको थोड़ा ट्राई करके देखो कितना आता है। 12 तो कट गया सब में, ठीक है। 10 भी चाहो तो हटा दो, 10 सो बचा क्या? सर 279/9965 279/9965। बाकी लोग वेरीफाई करो, आर यू गेटिंग सेम आंसर? सो न्यूमरेटर में अभी बचा है 3/29 एंड यहाँ है 10/31, तो 10 इंटू 7 70/31। यहाँ है 3/29 और उधर है 10 इंटू 4 40/30। ये थोड़े से कैलकुलेशन ज्यादा था और आंसर भी फ्रैक्शन में दे रखा है इन्होंने, है ना। तो जैसे अब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में तुम नहीं, तुम्हें लग रहा है छोड़ दो, क्योंकि देखो 100 में 100 लाना तो है नहीं। 45 मार्क्स पे इस पर कितना 15 या 16 रैंक है, 45 मार्क्स पर 16 रैंक है 100 मार्क्स में से, है ना। 55 के अराउंड जो सेकंड रैंक है उसका 55 मार्क्स है, हमारे यहाँ से ये सेकंड रैंक है ना, उसका 55 मार्क्स है। 55 या 50 है, 55 आई थी ना, हाँ। सो इस तरह से है, तो तुम्हें पूरे नहीं करने, नहीं तुम्हें लग रहा है एग्जाम में होगा, टाइम बहुत किल होगा, स्किप दिस क्वेश्चन। अगर एंड में टाइम मिले तो करो, है ना। पहले वो क्वेश्चंस करो जो इजीली हो रहे हैं, जो टाइम टेकिंग है या समझ नहीं आ रहा है उसको अभी स्किप करके पहले पूरा पेपर कंप्लीट करो, ये चीज है। सो हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप द क्वेश्चंस इफ यू फील इट इज, है ना, टेकिंग टाइम। बस तुम्हें ये वेरीफाई करना क्या ये सही आ रहा है, यही है क्या क्वेश्चन ये। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड, मतलब स्क्रीन पे रहता है, ठीक है ना। तो पहले क्या किया हमने, ईयर सेलेक्ट किया, देन मंथ सेलेक्ट किया, देन डे सेलेक्ट किया, यही था क्वेश्चन में। सेलेक्ट ईयर, देयर आर 10 ईयर्स गिवन, सो फेवरेबल ईयर सेलेक्ट करो, फेवरेबल मंथ सेलेक्ट करो, फेवरेबल डे सेलेक्ट करो। ओके अच्छा, एक वो रहेगा लेफ्ट वाला क्वेश्चन, तो चलो लेफ्ट वाला भी देख लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है अभी भी? नोट करना चाहो नोट कर लो, एक बार वेरीफाई कर लेना, चाहो तो डेसिमल में निकाल कर फिर वो तुम आंसर मैच करवा सकते हो इस तरह से। सो ये क्वेश्चन था, है ना। तो ये सब एग्जाम में अगर नहीं हवा लग रहा है जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, वो चीज है। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. चलो आओ जरा लेफ्ट वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेफ्ट वाला क्वेश्चन, किसी के ऊपर है। अच्छा ठीक, किसी के ऊपर है, ओके। अच्छा ये है, चलो ट्राई करो। तो ये क्लास 11th का जो कॉन्सेप्ट था उस पे है। तो अभी आज का होमवर्क आपके पास क्या होगा, ये जो 13.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आपको ट्राई करने हैं। पहले बेसिक ट्राई करो, जहाँ तो मैं कराऊंगा ही। पहले एक बार है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर धीरे धीरे, तो पहले वो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर समझ आएगा। पहले ट्राई करके देखो, खुद से सोचो कि क्या होना चाहिए।
क्लोज हो रहा है या मैं सॉल्व करूं? सर कर दो। देखो क्या कह रहा है कि सपोज दैट द 4 person enter a lift on the ground floor of a building, ठीक है, 4 person enter a lift on the ground floor of a building. There are 7 floors above the ground floors. Each person independently chooses her exit floor as one of the 7 floors. So total 7 floor की बिल्डिंग है. So मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर लिफ्ट है. फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. ओके, सो ग्राउंड फ्लोर पे एंटर है और बाकी एक्सिट किसी फ्लोर पे हो सकता है ना. so यहाँ से 4 person enters. ओके, if each of them chooses topmost floor with probability 1/3. अब topmost floor चूज करने की probability 1/3 है and each of the remaining floors with an equal probabilities. बाकी सबकी probability equal है 1 से 6 तक की. तो बताओ each की probability कितनी होगी? सर 1/9. ओके, सो टोटल कितने बचे? ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया कितना? 2/3. यस और इसको आप डिवाइड करोगे किससे? 6 से, 6. क्योंकि 6 इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो इसीलिए ईच 1/9. समझ पा रहे ना? 1/3 और कॉम्प्लीमेंट 2/3, टोटल 2/3 है. और इन जो 1 to 6 फ्लोर है इस पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है एक्सिट की. तो 6 से डिवाइड करोगे 2/3 को तो ईच फ्लोर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो 1/9, 1/9, 1/9. ओके, then the probability that no two of them exit at the same floor equals. कह रहा है कि no two of them exit at the same floor. कोई भी दो सेम फ्लोर पे एक्सिट नहीं कर सकता. मतलब क्या है? all 4 choose 4 different floors. Is it? इसका मतलब यही हुआ ना? यस। ठीक है ना? कि इसका मतलब है कि no two of them exit at same floor. कोई भी दो सेम फ्लोर पे नहीं मतलब एक्सिट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि they are choosing 4 different floors. ओके, हालांकि तुम इस क्वेश्चन में बोल सकते हो टोटल प्रोबेबिलिटी लग रहा है ना. वी कैन से इट इज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. क्यों? क्योंकि देखो ये तुम्हारा E1 हो गया और बाकी कोई चूज करने वाला, मतलब मैं रिलेट कर रहा हूं ऐसे कि कोई एक चूज कर रहा है तो E2 है. उस तरह समझ सकते हो, ऐसे बना सकते हो चाहो तो, है ना, कि थोड़े अलग है. मतलब E1 है और बाकी कोई E2 है, इनमें से कोई एक चुनता है. सो दैट इज E2 लाइक दिस, पार्टीशन टाइप का. सो देखो अगर कोई पर्सन, इफ वन पर्सन चूजेस टॉप फ्लोर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3. देखो यहाँ पे क्या है, देखो या तो ऐसा है कि एनी वन आउट ऑफ 4 विल चूज टॉप फ्लोर और नन ऑफ देम विल चूज फर्स्ट फ्लोर. ये पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि चारों तो आ नहीं सकते. तो या तो समवन विल चूज टॉप फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर और नन ऑफ देम विल चूज. सो दो केस है यहाँ पे, वही बोल रहा हूं मैं कि आइदर समवन चूज टॉप फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर और नन ऑफ देम विल चूज टॉप फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर. ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है इसीलिए. तो पहला केस में ले रहा हूं कि इफ वन आउट ऑफ देम चूजेस टॉप फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर. सो पहले तो तुम क्या करोगे? बोलो. 4 में से कोई एक होगा ना. सो मैं देता हूं 4C1. ये 4C1 क्यों लिखा मैंने? चार में से कोई एक पीपल चूज करेगा. यस. सो 4 आउट ऑफ 1 विल चूज, कोई एक है उनमें से जो टॉप फ्लोर चूज कर रहा है. 4 पॉसिबिलिटीज है, कोई भी एक हो सकता है. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सिट एंड फॉर फोर्थ टॉप फ्लोर? 1/3. सो 1/3. अच्छा, बाकी लोग कहां एक्सिट कर रहे हैं? रिमेनिंग में से किसी एक पे. हाँ. रेस्ट ऑफ द फ्लोर.
सो रेस्ट ऑफ इनमें से जो 1 to 6 है, इनमें से किसी 3 फ्लोर पे, तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या होंगी? 1/9 into 1/9. 6 से 3 1 नहीं, 1/9 into 1/9 into 1/9। देखो तुमने अगर एक पर्सन चूज कर लिया टॉप फ्लोर पे, तो ये ऑब्वियस हो गया कि बाकी 3 किसी और पे आ रहे हैं, है ना। अब क्या है यहाँ पे कि अच्छा तुम 6C3 ले रहे या 6P3 लोगे, बताओ। इंटू में क्या लोगे? अभी मैं इंटू कर रहा हूं, बाद में ऐड करूंगा। अब देखो ये जो 3 पर्सन ने चूज किया है 1 to 6 फ्लोर, 3 पर्सन चूज किया ना, सो अब फिक्स तो है नहीं यहां पे, ये जो 6 में से किसी 3 फ्लोर पे 3 लोगों ने वो किया है। सो देयर आर 6 ऑब्जेक्ट, है ना, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, कितने को अरेंज कर रहे हैं? 3 एट अ टाइम। 3 को। सो कोई कहीं भी कितने पॉसिबिलिटीज हैं? देखो या तो ऐसे कर लो तुम कि 6C3 लिख लो, इसका क्या मतलब हुआ? 6C3 का मतलब क्या हुआ? 6 में से 3 चूज किए। हाँ, 6 में से 3 हमने चूज किए, फ्लोर चूज कर लिए। अब वो 3 अपने आप में भी तो अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। या आप इसको चाहते तो आप 6P3 लिख सकते थे, ये सेम बात है यस सर। कि there are 6 objects and we are arranging taking 3 at a time, है ना, arrangement of 6 objects taken 3 at a time, 3। सो ऐसे लिख सकते थे। ये तो तब हुआ जब किसी एक ने टॉप फ्लोर चूज किया, तो पहले 4 में से कोई एक पर्सन है जिसने टॉप फ्लोर चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी वो दिस है, बाकी 3 ने इक्वल प्रोबेबिलिटी से कोई एक फ्लोर चूज किया। अब वो जो 6C3 है वो है उन 6 में से कोई 3 फ्लोर चूज करने के वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट वे ऑफ दिस। तो उसने 3 फ्लोर कोई चूज कर लिया 6C3 वेज में से। अब वो 3 पर्सन जो है दे कैन अरेंज ईच अदर, है ना, कोई 1 to 3 पे गया मान लो, तो वो चेंज करके 3 to 1 भी हो सकता है, 1 to 3 भी हो सकता है। सो ये डिफरेंट परम्यूटेशंस बन रहे हैं। तो इनटू 3 फैक्टोरियल किया बिकॉज 3 पर्संस कैन अरेंज विथ ईच अदर। ओके, अब अगला पॉसिबिलिटी क्या है? क्या बोला था अगला? नेक्स्ट क्या होगा? आइदर दिस विल हैपन और कोई भी टॉप फ्लोर चूज ना। हाँ, टॉप फ्लोर किसी ने भी चूज नहीं किया, तो चलो, तो सबने क्या किया फिर? 6 में से कोई नहीं, 6 फ्लोर में से कितने फ्लोर चूज करोगे तुम? 6C4 कर लो, या तो 6C4 मींस you are choosing 4 floor from first 6 floors and that 4 person can arrange with each other in how many way? 4 factorial। तो ये तो total number of way हो गया। and what is the probability that they will exit at that 4th floor? 9/4, यहाँ भी 3 लिख सकते हैं पावर हम, तो ये आंसर है। सो क्या हुआ? 4 में से कोई एक डिवोट हुआ टॉप फ्लोर पे, फिर 6 फ्लोर में आपने 3 फ्लोर चूज किए, मैं फिर से लिखता हूं, देखो 4 में से कोई एक पर्सन एक्सिट एट टॉप फ्लोर एंड you choose 3 floors out of 6 and the chance of deboarding या exit is 1/9^3, but that 3 person can arrange each other with 3 factorial। ये हो गया प्लस। दूसरा केस, none of them choose top floor, so पहले 6 फ्लोर पे ही सब लोग उतर रहे हैं, so you will choose 4 floor out of the 6, so we are selecting 4 floor out of the 6। the probability of exit is 1/9^4, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 4 पर्सन की प्रोबेबिलिटी एक्सिट के, एंड दैट 4 पर्सन कैन अरेंज विथ ईच अदर, है ना, वो शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे, अरेंज विथ ईच अदर विथ 4 फैक्टोरियल वेज। सो इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो, ठीक है, ये 4C1 है और ये 3 फैक्टोरियल है। सर ऑप्शन ए। अच्छा देखो बाकी लोग, तो
तो इन सब क्वेश्चन में क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। कोई एक केस तुम भूल गए या लाइक कुछ अलग तरीके से सोच रहे थे, गलतियां हैं। एग्जाम में फिर से वही है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट और इफ यू हैव टाइम देन यू सॉल्व इट, अदरवाइज इनिशियली तुम इसको स्किप कर सकते हो, पहले बाकी क्वेश्चंस करो, फिर टाइम मिले तो करो। सही भी कर सकते हो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही भी होंगे, ये चीज है। तो ये लॉजिकल है ना, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो उसके हिसाब से फ्रेम किया है, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा। और हालांकि इस तरह क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे कई सारे तो फिर तुम्हें वो हो जाएगा। गुप्ता कपूर में ऐसे क्वेश्चंस में मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक और था इसमें थाली वाला, वो भी करके देखो। ये ठीक है, इसमें किसी को डाउट है ना? ट्राई करो, ये भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, 54 नंबर। ये सब अभी दोबारा कराऊंगा। अभी ये मैं जो अभी हमारा चल रहा है बेसिक लेक्चर्स, अभी प्रॉपर जैम के स्टार्ट करूंगा, ये सब फिर कराऊंगा। तो क्या होता है, रिपीटेडली सॉल्व करने से क्या कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, तो वो फिर उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए रिपीटेडली कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, प्रॉब्लम्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। चाहे प्रीवियस ईयर पेपर को रिपीटेडली सॉल्व करो, कम से कम एग्जाम से पहले तो 5-6 बार तो सॉल्व कर ही लेना सारे पेपर्स, है ना, जैम के और गेट के, जो जैम के सिलेबस वाले हैं। गेट के वो क्वेश्चन जो जैम के सिलेबस पे हैं, बोलो। गेट के वो क्वेश्चन जो जैम के सिलेबस पे हैं, ये बोल रहा हूँ। हाँ, ट्राई करके देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन कराया था क्या तुम लोगों को? ये सर शुरुआती क्लास में बस बताए थे सर, फिर हमारा तैयारी नहीं था। जो लेटर वाले थे, 3 लेटर, एनसीईआरटी में है ना क्वेश्चन? दिखाया था सर आपने ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, बताए नहीं थे, ओके। क्योंकि वो जो 3 लेटर और 3 एनवेलप वाले क्वेश्चन क्लास 11th के एनसीईआरटी में है, ये उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ जो 5 मेन है ना, और ये 5 डिस है, सो यूं समझ लो जो डिस है वो लेटर है और मेन है वो एनवेलप है। तो ये लेटर और एनवेलप प्रॉब्लम है कि 5 तुम्हारे पास लेटर है, 5 एनवेलप है, रैंडमली यू आर पुटिंग 1 लेटर इनटू एनवेलप। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 1 लेटर विल बी इन इट्स करस्पॉन्डिंग एनवेलप। सो उस तरह से है। सो हालांकि सिंपल एक फॉर्मूला होता है, मतलब अगर डिटेल में करना चाहूं तो ये उस फॉर्मूले से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला। जो ये फॉर्मूला था ना इस तरह से, A3 यूनियन A4 यूनियन A5, इस फॉर्मूले की हेल्प से ट्राई किया जा सकता है। एक ये तरीका है, या एक तुम सर्च कर सकते हो मैचिंग प्रॉब्लम। ये गुप्ता कपूर में भी है, ऑनलाइन भी तुम देख सकते हो, रवायती में भी थोड़ा डिस्कस किया है। सो इस प्रॉब्लम का ही नाम है मैचिंग प्रॉब्लम। मतलब ये लैंग्वेज कुछ भी हो, चाहे लेटर एनवेलप हो, चाहे इंसान और डिस हो, या कुछ और हो, बस यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। सर ये वाला तो सर P of A इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस, तो ऐसे कर सकते हैं ना? यस यस यस, मैं बता रहा हूँ, उससे कुछ यूज करके यू कैन ट्राई। यस, हाँ, यू कैन ट्राई इन दैट वे, बट ये घर पे एक्सपेरिमेंट करो उस तरीके से, ठीक है। एग्जाम में करने के लिए ये 10 सेकंड नहीं लगेगा एग्जाम में, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है इसका। तो मैचिंग प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार तुम सर्च कर सकते हो, गुप्ता कपूर उनका बुक है, गुप्ता कपूर बुक में है, ये अलग से उन्होंने एक टॉपिक दिया। वही ना, 1 minus 1 plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial। यस यस यस, 1 माइनस क्या था, 1/3
plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial, ऐसा ही कुछ था। लेकिन यहाँ पे ये तो उसका है, तो ये जो तुम बता रहे हो ये है एटलीस्ट 1 का होगा, ये उसका होगा, एटलीस्ट 1 का होगा ये, या नॉन ऑफ द दिस, ये राजकीय में भी है हालांकि ये, लेकिन मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ इसका, सो यू कैन ट्राई इट फर्स्ट। जनरली ट्राई करके देखो अपने हिसाब से, देखो कई सारे वे हो सकते हैं, जैसे मैं अभी कराऊंगा तो मैं कोई एक तरीके से कराऊंगा, तुम खुद से सोचोगे या डिफरेंट जगह का ट्राई करो, जैसे क्वेश्चन तुम कॉपी पेस्ट करो गूगल पे, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे दिखेंगे, कई बार तुम्हें भी कर सकते हो ऑनलाइन से, कॉपी करो तुम गूगल पे पेस्ट करो, फिर देखो इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, कई जगह डिफरेंट अप्रोच मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुम्हें, समटाइम्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। सर ये वाला 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस तो होगा, 5 फैक्टोरियल आपने 1 प्लस लिख दिया, 1 माइनस प्लस माइनस ऐसा प्लस, होगा। हाँ। सो ये जो है जहां तक तुम बता रहे हो ये आई थिंक होगा नन ऑफ देम मैचेस, उसका है, चेक करो। यस सर, इसके साथ सर फैक्टोरियल भी आएगा यहाँ पे, हाँ सब में फैक्टोरियल है, तो ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के पहले क्या, into 5 फैक्टोरियल, 1 minus 5 फैक्टोरियल into, अच्छा ये तो ये टर्म इनटू लिखा है बस, ये, यस सर। तो ये तो वो हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ वे आ जाएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें 5 फैक्टोरियल से, चेक, तो प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, फिर ये नंबर ऑफ वे हो गया शायद, हाँ यस सर, नंबर ऑफ वेज ये। हाँ तो इसमें हमें सर 5 फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो तुम देख लेना अलग, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ हालांकि, देखो तुम वही कह रहा हूँ, तुम बुक में मची प्रॉब्लम सर्च करो, तुम उससे इजीली कर सकते हो अगर फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो दूसरा तरीका है, और भी तरीके हैं। देखो मैं इसका दिखा देता हूँ, तो तुम क्वेश्चन समझो जरा, 5 मेन है, गो टू अ रेस्टोरेंट टुगेदर एंड ईच ऑफ देम ऑर्डर अ डिश, सो फिर से है ना, कई बार ये और मेन और डिश है, कई बार है ना मेन और वुमेन होती है, मतलब कपल उस तरह से है, कई बार लेटर इनवेलप है, इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, कई बार हैट वाला कॉन्सेप्ट होता है, 5 लोग है 5 हैट है, तो इस तरह से बस वो फ्रेम वर्ड में अलग करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, मैचिंग की करना है तुम्हें। So that is different from the dishes order, different from the dishes ordered by the other member of the group. So 5 main order 5 different dishes. ये कहना चाह रहा है। However, the waiter serves the dishes randomly. अब वो randomly serve कर रहा है, तो उसको waiter को ये नहीं पता किसको क्या है ना, किसने क्या order किया है. So then the probability that exactly one of them gets the dish. तो यहाँ कितने मैच हो रहा है? तुम्हारे पास 5 different main है, 5 different dishes हैं. So matching कितनी हो रही है? How many matches are there? 1. So total अगर n तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट है, मतलब मेन ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर इनवेलप 5-5. So 5-5 के ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट है और k मैचिंग कराने हैं तुम्हें, तो उसका फॉर्मूला होता है probability of k मैचिंग आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, k कोई नंबर होगा 0 to n हो सकता है ना. So what is the formula? कोई बताओ k मैचिंग का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, ठीक है ना. 1/k factorial Yes, 1/k factorial summation 0 to n minus k okay, क्या क्या ले रहे हो k पे, r equal to 0 to n minus k.
हाँ वही तो r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस k -1 to the power k 1 by k factorial. -1 टू पावर k इंटू 1 बाई k फैक्टोरियल। तो तुम r क्यों लिखा है फिर? r ही हो ना यहाँ पे तो सर k फैक्टोरियल तो एक बार आपने बाहर लिखा r फैक्टोरियल, ठीक है, -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 टू n माइनस k, ठीक है। सो n ऑब्जेक्ट्स है, k मैचिंग है, r की वैल्यू 0 टू n माइनस k हो रही है, सो r यहाँ पे है 0 टू n माइनस k। सो अब इस फॉर्मूले को तुम लगा के देखो अपने क्वेश्चन पे। सो n तुम्हारे केस में, तुम्हारे क्वेश्चन में n 5 है, k 1 है, लगा के देखो। थ्री बाई एट, तो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक एग्जाम में तुम्हें लिखना है आंसर। सबको समझ आ रहा है? प्रूफ देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है ना, प्रूफ कहीं ना कहीं इससे 0.375 आ रहा है, तो हम क्या लिखे 0.37 या फिर 0.38? 3738 दोनों सही होगा, ठीक है। मैं आंसर दिखा देता हूं, देखो। तो इसका जो आंसर है कौन सा, 54 है ना, तो इसका आंसर जो है 54 का ऑफिशियल आंसर, ठीक है। फिर 0.35 से 0.4 तक की। लो फिर कितना ज्यादा अच्छा रेंज दे दिया, तुम 39 भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। 45 था ना, ये है, सॉरी कौन सा था, 47 कौन सा, 54। अच्छा 54। सो इसका रेंज है 0.35 टू 40। तुमने, तुम्हारा आंसर है 0.375, तो तुमने अगर 37 लिखा तो भी सही है, 38 लिखा तो भी सही है, 39 लिखा तो भी सही है, इवन 40 लिख दिया तो भी सही है, ठीक है ना। 0.35 लिख दिया तो भी सही है, ये चीज है। तो इस बीच में तो ये सफिशिएंट रेंज देते हैं ना, ये कंप्यूटर चेक करता है ना, तो उसको बता रखा है कि इस बीच का आंसर मिले तो मार्क्स ऐड करो, वरना नहीं ऐड, उस तरह से है। तो इस तरह से है ये। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? इसका प्रूफ तुम ऐसे गूताखोर ने शायद किया हुआ है, तुम देख सकते हो, किसी बुक में मिल जाएगा ऐसा प्रूफ। तो रोहितगी में भी नन के लिए प्रूफ किया है कि नो मैचिंग है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसको प्रूफ किया है उसने, रोहितगी के पहले चैप्टर में ही है, रोहितगी वाले बुक में। एनीवे, अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास क्या आता है, देयर आर 5 ऑब्जेक्ट एंड देयर इज जस्ट 1 मैचिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैचिंग इसका ये था कि 1 बाई k फैक्टोरियल समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस k। तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n माइनस k माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। सो 1 अपॉन k तुम्हारे पास है 1 फैक्टोरियल समेशन r फ्रॉम 0 टू 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। नाउ ये तो 1 ही हो गया, सो माइनस 1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, चेक करना। सो ठीक है, प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, यही है जी। सो यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 24। सो ये तो कैंसिल हो गया, सो फाइनली 24 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऊपर 9 आएगा, 9 अच्छा एक मिनट, 12 माइनस 4 प्लस 1 है ना, मतलब एलसीएम ले रहा था मैं। सो फाइनली आ गया 9 बाई 24। तो तुमने क्या किया, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 बाई 8, तो 0.375। ओके ठीक है ना। सो ये मैचिंग प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली और भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, शायद किसी और ईयर में भी आया है। इस तरह के हैट वाला तुमने देखा, 5 पर्सन है, हैट रैंडमली अपना हैट रख दिया, फिर रैंडमली उठा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 पर्सन विल गेट एग्जैक्टली द सेम हैट, हिज ओन हैट, इस तरह से। ओके ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़े लेवल डिफिकल्ट जी। अगर 2 मैच हो रहा होता तो K2 हो जाता। यस यस, अगर 3 मैच होते तो K3 हो जाता, 4 मैचेस में 4 हो जाता, 9 मैचेस है तो K0 रख देते आप। यस
एटलीस्ट वाले में सर तो कोई दिक्कत उसके हिसाब से कर लेंगे, जैसे एटलीस्ट 1 मैच है सर एक बार बोर्ड में जाना सर एक बार बोर्ड में दे देना। जी। ओके सर, जस्ट लिख रहा हूँ। हाँ के मैचिंग, तो जितनी मैचिंग है के वो रखो। अगर बोला नो मैचेस तो 0, एटलीस्ट 2 मैचेस तो कोई बात नहीं, 2 के लिए निकालो, फिर 3 के लिए निकालो। 2 के लिए मतलब एटलीस्ट मान लो बोला 5, यहाँ इसी क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 बोल देता तो k बराबर 3 पे निकालते, फिर k बराबर 4 पे निकालते, फिर k बराबर 5 पे निकालते, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को ऐड करते लास्ट में। ठीक, ओके। सो ये था बेसिक, आज पे ज्यादा कराया नहीं क्योंकि आज तो बहुत स्लो चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आराम आराम से करो। सो अभी के लिए क्या है, हाँ एनसीईआरटी हो गया सर? नहीं हुआ नहीं, वो आज करा नहीं पाया मैं, मत बोला स्लो चल रहा हूँ, कराना था खत्म, लेकिन करानी वही एक्सरसाइज किया ना हमने। तो एनसीईआरटी में भी आगे रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा, मतलब इसका अगला हिस्सा एनसीईआरटी में रैंडम वेरिएबल है। सो फिर रैंडम वेरिएबल के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो कोशिश करेंगे अगली क्लास में दोनों हो जाए। खत्म नहीं हुआ है, देखो एनसीईआरटी दिखाता हूँ। कोई और डाउट है किसी को इससे रिलेटेड, बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपना ट्राई किया हो तो सो इसमें क्या है आगे जो है सर खड़गपुर में बारिश हो रहा है? हाँ बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी खत्म हो गई, अभी तो नहीं है, बहुत देर से भी हो रही थी। देखो नेक्स्ट जो है रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जैम के सिलेबस में भी है, फिर से बोल रहा हूँ। तो अभी तक जो अब तक था वो जो जैम का पहला टॉपिक है, जैम के सिलेबस में जो प्रोबेबिलिटी पोर्शन है उसमें था। अब यहाँ से जो 12th क्लास में है वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्चुअली, मैं दिखाया था लास्ट टाइम, तो रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी जैम के सिलेबस में है, लेकिन ये बेसिक है ना, ये बेसिक, फिर वहां से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, टॉपिक्स यही है कि इससे डिफिकल्टी लेवल वहां ज्यादा होगा। सो ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देन कैसे डिसाइड करेंगे रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है ना, उसके बाद फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हालांकि यहाँ पे पीएमएफ डिस्कस किया है, पीडीएफ की बात नहीं किया है 12th क्लास में, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप लोग जानते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसको बस डिस्कस किया है यहाँ पे कि पीएमएफ डिस्कस किया है क्या होगा, एंड देन पीएमएफ के बाद मीन वेरिएंस ये सब डिस्कस किया है, मीन वेरिएंस, सो मीन वेरिएंस ये सब डिस्कस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस एक्सरसाइज में बस क्या है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर पीएमएफ क्या है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, वो है इस एक्सरसाइज में। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि जो नेक्स्ट होगा वो है ये सब करना जरूरी है, ठीक है ना। कई बार क्या हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती है, तुम्हें रियलाइज भी हो रहा होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया था जब 12th में थे, अभी आपको समझ आ रहा होगा अच्छा 12th में है ये, ऐसा लगता है। ये वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो वेरिएंस हो गया, और सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और ये सब आपके लिए कुछ है नहीं, ये सब बहुत है ऐसे बहुत हल्का ही तो चीजें हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजी है एक्चुअली, बट क्वेश्चंस करोगे थोड़ा बहुत सीखने को मिलेंगे, तो एक बेसिक फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा। सो इसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एग्जाम में है, ठीक है। सो कल कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोनों एक साथ डिस्कस कर ले, तो ये एनसीईआरटी खत्म ही हो जाएगा, फिर आपके पास होमवर्क होगा। तो अभी के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस, जिन लोगों ने कर रखा है बहुत अच्छा, एक बार और कर लो, नहीं किया तो करके देखो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे, फिर सॉल्यूशन बाद में देख सकते हो, ये तो सॉल्व हो गया तब आंसर मैच करने के लिए, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन समझने के लिए, फिर भी समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछो, ये है।
सो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, बस ये बाइनोमियल का पीएमएफ मीन वेरिएंस ये भी डिस्कस करता है। सो ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। 13.5 एक्सरसाइज होगी, 5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में। और फिर मिसलेनियस एग्जांपल एक्सरसाइज है। सो चलो एक क्लास और लेते हैं, अगले क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 वाला रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मीन वेरिएंस है ना, फिर उसका पीएमएफ, फिर हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बर्नौली ट्रायल क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। जो बर्नौली ट्रायल है बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली ट्रायल कहाँ कहाँ यूज होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ज्योमेट्रिक में, नेगेटिव बाइनोमियल में, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में तो बताइए बर्नौली ट्रायल, ठीक है ना। तो बर्नौली ट्रायल अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। सो बर्नौली ट्रायल का कॉन्सेप्ट जो है वो है ना चारों डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल, जो पीक्यू देखते हो तुम। सो पीक्यू तो कॉमन ही है ना, ज्योमेट्रिक में हो या नेगेटिव बाइनोमियल हो या बाइनोमियल हो या बर्नौली हो, तो इन चारों में कॉमन है पीक्यू। ओके, सो ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इसको। बाकी आप घर पे फ्री हो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, मुझ पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंप्लीट कर रखा है इट्स फाइन। एक एक क्वेश्चन अगर आपको आता है देन आपका बेसिक ठीक है। सो मेनली इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे जैम का सिलेबस। चलो तो इससे बहुत ज़्यादा सेव तो कर हुआ नहीं, शुरू वाला तो मिट गया, लेकिन ठीक है। नॉन एम्प्टी इवेंट वही बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट। क्या क्या पॉसिबल इवेंट नॉन एम्प्टी इवेंट वही बोलते हैं। पॉसिबल इवेंट्स नहीं, जनरली हम लोग जो प्रोबेबिलिटीज में कंसीडर करते हैं वो नॉन एम्प्टी ही कंसीडर करते हैं। जैसे आज भी तुमने देखा वो बेस थ्योरम जो था या टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें क्या कंसीडर कर रहे थे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी जिसकी मोर देन 0 हो, लेकिन इवेंट तो एम्प्टी 0 हो सकता है। हाँ, पॉसिबल इवेंट जो है अकरेंस, कोई इवेंट अकर हो रहा है तो उस केस में तो हम जनरली वही बात करते हैं, लेकिन हो सकता है इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट भी तो होते हैं जिसमें 0 अदरवाइज लिखा रहता है। पीएमएफ में 0 अदरवाइज था ना, दिस ऑन दिस सेट ऑफ पॉइंट्स एंड 0 अदरवाइज। सो तो अदरवाइज वाला क्या है, लेकिन हम लोग मेनली सपोर्ट अभी डिस्कस करूंगा, सपोर्ट में वही पॉइंट्स लेते हैं जिसपे पीएमएफ या पीडीएफ नॉन 0 हो, इस तरह से। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में डिस्कस करें। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। Good night.